बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। डोमेरी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो डोमेरी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, डोमेरी ने कहा। कैथी बोल रही हूँ। हमने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है डोमेरी। दूसरी तरफ से कैथी ने इंतहाई पुरजोश आवाज़ सुनाई दी तो डोमेरी भी चौंक पड़ी। अच्छा, कैसे? कहाँ हैं वो? क्या कर रहे हैं? डोमेरी ने तेज लहजे में पूछा। तुम ड्यूक को कह दो कि वो अपने साथियों समेत तैयार रहे, मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से कैथी ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। डोमेरी ने रिसीवर रखा और इसके साथ ही इसने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से ड्यूक की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कमरे में आ जाओ, डोमेरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसने कैथी की मदद से तेल अवीव की एक कॉलोनी में ये कोठी हासिल करके यहाँ अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। ड्यूक भी अपने साथियों समेत तेल अवीव पहुँच गया था और इस वक्त वो भी इसी कोठी में मौजूद था। कैथी ने डोमेरी से कहा था कि वो रेड फ्लैग में रहे, लेकिन डोमेरी ने इसे समझाया कि कर्नल डेविड इसके पीछे लगा हुआ है। अगर रेड फ्लैग हाउस इसकी नज़रों में आ गया तो फिर कैथी को इसे बंद करना पड़ जाएगा। चुनांचा कैथी भी रजामंद हो गई थी। डोमेरी ने कैथी के जिम्मे लगाया था कि वो पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करे, क्योंकि कैथी का बुनियादी काम ही मुखबरी करना था। डोमेरी ने इसे इमरान और इसके साथियों की तादाद और कदोकामत के बारे में तफसीलात बता दी थी और अब कैथी का फ़ोन आया था कि इसने पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश कर लिया है। डोमेरी सोच रही थी कि अगर वाकई कैथी ने इन लोगों का दुरुस्त तौर पर सुराग लगा लिया है तो इस बार वो इन्हें एक लम्हे की भी मोहलत ना देगी। पहली बार तो वो गफलत में मार खा गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह चौकन्ना थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद और छुरेरे बदन का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने जीन्स की पतलून और स्याह चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। इसका चेहरा लंबोतरा था और इसकी आंखों में तेज चमक थी। वैसे वो चेहरे से खासा सख्तगीर आदमी मालूम होता था। यस मादाम, आने वाले ने कहा। बैठो ड्यूक, डोमेरी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और आने वाला जो कि ड्यूक था इस कुर्सी पर बैठ गया जिसकी तरफ डोमेरी ने इशारा किया था, जबकि डोमेरी बड़ी मेज के पीछे मौजूद बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। कैथी का भी फोन आया है कि इसने इमरान और इसके साथियों का सुराग लगा लिया है, डोमेरी ने कहा तो ड्यूक बेख्तियार उछल पड़ा। ओह गुड, वेरी गुड, हम भी यहाँ पहुंचकर बेकार बैठे बैठे बोर हो गए थे, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बार इन लोगों को किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं देना चाहती और इन सब को पलक झपकने में लाशों में तब्दील कर देना चाहती हूँ, डोमेरी ने कहा। ऐसे ही होगा मादाम, आप जानती तो हैं कि मैं और मेरा ग्रुप किस अंदाज में काम करता है, ड्यूक ने कहा। ठीक है, तुम जाकर अपने साथियों को तैयार करो, मैं कैथी का इंतजार कर रही हूँ, डोमेरी ने कहा। तो ड्यूक ने इस बात में सर हिलाया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और नौजवान कैथी अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे चमक बता रही थी कि वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश है। आओ कैथी, काफ़ी देर लगा दी है तुमने आने में, डोमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोचा कि तुम्हारे पास पहुंचने से पहले इस इत्तला को कंफर्म कर लूं, इसलिए देर हो गई है, कैथी ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। तो अब बताओ, कहाँ हैं वो लोग और किस तरह तुमने इन लोगों का पता चलाया है, डोमेरी ने कहा। मेरे मुखबर पूरे तेल अवीव में मुसलसल काम कर रहे थे कि अचानक मेरे एक मुखबर ने इत्तला दी कि लॉर्ड रेस्टोरेंट में इसने एक औरत और 3 मर्दों के एक ग्रुप को स्पेशल केबिन से निकलते हुए देखा है, जिसके कदोकामत और चाल ढाल इन लोगों से मिलती जुलती थी। वो सब एक कार में बैठकर आगे बढ़ गए तो मेरे आदमियों ने इंतहाई मोहतात अंदाज में इनकी निगरानी शुरू कर दी। कार काफ़ी आगे जाकर एक साइड पर रुक गई और औरत और एक मर्द नीचे उतरे, जबकि मर्द कार लेकर आगे चले गए। मेरे आदमी भी 2 हिस्सों में बढ़ गए। इनमें से एक ग्रुप ने कार का ताकुब जारी रखा, जबकि दूसरे ग्रुप ने इस औरत और मर्द की निगरानी करता रहा। ये दोनों एक टैक्सी में बैठकर फॉल हिल्स पार्क पहुंचे। मेरे आदमी वहां पहुंच गए। ये दोनों पार्क में मौजूद फौजी बेस में चले गए। वहां से मेरे आदमियों को मालूम हुआ कि वो वहां के इंचार्ज कर्नल क्लार्क के मेहमान हैं। बहरहाल मेरे आदमी बाहर निगरानी करते रहे। इधर जो 2 आदमी कार में गए थे वो तेल अवीव की खुफिया असलहा मार्केट में गए और उन्होंने वहां से इंतहाई कसीर रकम खर्च करके इंतहाई ताकतवर डायनामाइट वायरलेस चार्जर खरीदा और फिर ये दोनों कार लेकर फॉल हिल्स पार्क पहुंच गए। वहां वो दोनों यानी मर्द और औरत फौजी केबिन से निकलकर पार्किंग में पहुंच चुके थे। ये चारों कार में बैठे और एक बार फिर लॉर्ड रेस्टोरेंट में पहुंच गए। फिर वो सब इसी केबिन में जाकर बैठे और उन्होंने वहां पर कॉफ़ी पी
और इसके बाद वो दोबारा कार में बैठे और प्रोजेक्ट कॉलोनी की एक कोठी में पहुंच गए। मेरे आदमियों ने इंतहाई ताकतवर टेलीव्यू से अंदर का जायजा लिया है, तो वहाँ एक आदमी मौजूद था और यही सब कुछ जो तुमने बताया था। मेरे आदमी इस कोठी की निगरानी कर रहे हैं, कैथी ने तफसील बताते हुए कहा। इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू तुम्हारे आदमी ने सुनी है? डोमेई ने पूछा। नहीं, मैंने उन्हें वॉइस लिंक करने से मना कर दिया था, क्योंकि तुमने बताया था कि इंतहाई खतरनाक लोग हैं और वॉइस लिंक को बहरहाल आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, कैथी ने जवाब दिया। फिर तुमने कंफर्मेशन कैसे की? डोमेई ने पूछा। मैं खुद इस कोठी पर पहुंची और मैंने खुद टेलीव्यू पर उन्हें चेक किया। इस तरह मैं कंफर्म हो गई हूँ कि यही हमारे मतलूबा लोग हैं, कैथी ने जवाब दिया। ठीक है, चलो इस कोठी को ही मिसाइलों से उड़ा देते हैं, डोमेई ने उठते हुए कहा। अरे नहीं, इस तरह तो वहाँ जबरदस्त तबाही फैल जाएगी। पहले कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए, फिर अंदर जाकर उन्हें फायर करके हलाक कर दिया जाए, वरना तो वो कॉलोनी खासी गुंजानाबाद है, कैथी ने कहा। ठीक है, वहां जाकर हालात देखकर फैसला करेंगे। उठो, डोमेई ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही कैथी भी उठकर खड़ी हो गई थी। कर्नल डेविड कैप्टन रैंडल के साथ जब ट्रुथ रूम में पहुंचा तो इसने वहां पहले से मौजूद रोशन के अलावा एक लंबे कद और भारी जिस्म वाले आदमी को रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा देखा। इसकी गर्दन ढलकी हुई थी। क्या यही आतिफ है? कर्नल डेविड ने रोशन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, ये आतिफ है, रोशन ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसे होश में ले आओ, कर्नल डेविड ने कहा तो ट्रुथ रूम का एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा और फिर चंद लम्हों बाद वो आदमी होश में आ चुका था। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत थी। वो इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे इसे समझ ही ना आ रही हो कि वो कहाँ पहुंच गया है। तुम्हारा नाम आतिफ है और तुम रेड ईगल के खास आदमी हो, कर्नल डेविड ने आतिफ के मुखातिब होकर कहा तो आतिफ पे इख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? आतिफ ने कर्नल डेविड के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम कर्नल डेविड के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल करो, कर्नल डेविड ने यकला गुस्से से चीखते हुए कहा। तो आतिफ एक बार फिर चौंक पड़ा। कर्नल डेविड? ओह, तो तुम कर्नल डेविड हो, GP5 के चीफ। लेकिन मेरा किसी रेड ईगल से क्या ताल्लुक? मैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर हूँ, आतिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन, कर्नल डेविड ने साथ खड़े हुए पॉइंट 30 के इंचार्ज कैप्टन डेविस से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कैप्टन डेविस ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। खारदार कूड़ा निकालो और इसकी बोटियां उड़ा दो, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस सर, कैप्टन डेविस ने कहा और अपने साथियों को इशारा किया। तो इनमें से एक पहलवान नुमा आदमी ने दौड़कर दीवार से लटका हुआ एक खारदार कूड़ा उतारा और तेजी से वापस मुड़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा रेड ईगल से कोई ताल्लुक नहीं है, आतिफ ने कूड़ा बरदार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा। अभी तुम सच बोलोगे? अभी, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे इस पहलवान नुमा आदमी ने इंतहाई बेदर्दी से आतिफ पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। तहखाना आतिफ की चीखों से गूंजने लगा था। इसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो रहा था, लेकिन वो मुसलसल अपने रेड ईगल से ताल्लुक से इनकार किए जा रहा था और फिर इसकी गर्दन ढलक गई। सर, यह आदमी इंतहाई ढीठ है, ये सर जबान नहीं खोलेगा, कैप्टन डेविस ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा, जो अब होंठ भींचे हैरत भरी नजरों से आतिफ को देख रहा था, जैसे से यकीन ना आ रहा हो कि इस कदर जख्मी होने के बावजूद भी कोई आदमी अपनी जबान बंद रख सकता है। तो फिर किस तरह खोलेगा जबान? कर्नल डेविड ने घुराते हुए लहजे में कहा। ऐसे लोगों पर हम एक खास टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कैप्टन डेविस ने जवाब दिया। कौन सी? कर्नल डेविड ने कहा। आप इजाजत दें तो ये टेक्निक इस्तेमाल की जाए, ये देखने से ताल्लुक रखती है, बज़ाहिर इंतहाई सादा है, कैप्टन डेविस ने कहा। ठीक है, करो, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन डेविस ने अपने इन पहलवानों को इशारा किया और दो पहलवान हरकत में आ गए। इनमें से एक पहलवान ने आतिफ के जख्मों पर पानी डालना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा पहलवान एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसे अलमारी में से एक रस्सी का बना हुआ खिलौना सा निकाला, जिसमें 2 सुर्ख रंग की गेंदें परोई हुई थी और साथ ही एक डंडा भी मौजूद था। इस पहलवान ने आतिफ के सर के गिर्द रस्सी को इस तरह लपेट दिया कि एक गेंद इसकी कनपट्टी पर और दूसरी गेंद दूसरी कनपट्टी पर फिक्स होकर रह गई, जबकि डंडा जिसके दोनों सिरों पर से रस्सी निकल रही थी इसके सर के ऊपर था। और फिर इस पहलवान नुमा आदमी ने इस डंडे को घुमाना शुरू कर दिया। डंडे के घूमते ही रस्सी के बल कसना शुरू हो गए और आतिफ की दोनों कनपट्टियों पर मौजूद गेंदों ने इसकी कनपट्टियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद आतिफ चीखता हुआ होश में आ गया। इसका चेहरे तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। पहलवान नुमा आदमी डंडे को मुसलसल घुमाए चला जा रहा था। चंद लम्हों बाद आतिफ की इंतहाई करबनाक चीखों से एक बार फिर तहखाना गूंजने लगा।
बोलो, सच बोल दो, वरना कैप्टन डेविस ने जो आतिफ के सामने खड़ा था इससे मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। बताता हूँ, बताता हूँ, खुदा के लिए ये अजाब रोक दो, आतिफ ने चीखते हुए कहा। इसका पूरा जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे इसे जाड़े का बुखार चढ़ आया हो। चेहरा इस हद तक बिगड़ गया था कि इसकी शक्ल तक ना पहचानी जा रही थी। बोलते जाओ, वरना, कैप्टन डेविस ने कहा। मैं रेडिकल का आदमी हूँ, मैं रेडिकल का आदमी हूँ, आतिफ ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। किस ग्रुप से ताल्लुक है? इस बार कर्नल डेविड ने पूछा। रेड हॉक से, आतिफ ने जवाब दिया। पाकिस्तानी एजेंट कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने पूछा। प्रोजेक्ट कॉलोनी के कोठी नंबर 101 बी ब्लॉक में, आतिफ ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो कोठी में ही तहवील में रहती है। हमारे ग्रुप के चीफ सोले ने उन्हें वहां रखा हुआ है, आतिफ ने जवाब दिया। ओह ओह, चलो कैप्टन रैंडल, चलो जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और तेजी से मुड़कर तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर, इन लोगों का क्या करना है? कर्नल डेविस ने कहा। गोली मार दो इन्हें, कर्नल डेविड ने मुड़े बगैर कहा और तेजी से तहखाने से निकलकर वो राहदारी में तकरीबन दौड़ता हुआ दफ्तर की तरफ बढ़ गया। दफ्तर पहुंचकर इसने जल्दी से फोन का रिसीवर उठाया और इंतहाई तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, फॉरेन एक्शन ग्रुप को साथ लेकर प्रोजेक्ट कॉलोनी पहुंचो। इस कॉलोनी की कोठी नंबर 101 बी ब्लॉक में इमरान और इसके साथी मौजूद हैं। इस कोठी को घेर लो, किसी को बाहर निकलने ना देना। मैं कैप्टन रैंडल के साथ वहां पहुंच रहा हूँ, कर्नल डेविड ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। यस कर्नल, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने रिसीवर क्रैडल पर पटका और मुड़कर दफ्तर से निकला और तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ता चला गया जहां इनकी कार मौजूद थी। इनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब इमरान और इसके साथियों की मौत यकीनी है। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। हसन लबीब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद हसन लबीब की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है लबीब, कुछ पता चला? इमरान ने अपना नाम लिए बगैर कहा। ओह नहीं प्रिंस, आई एम सॉरी, वहाँ से कुछ पता नहीं चल सका। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को इस बारे में सिरे से कोई इल्म ही नहीं है। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम की इंचार्ज एक लड़की है, मैंने इससे भी मालूमात हासिल की हैं, वो भी बेखबर है। दूसरी तरफ से हसन लबीब ने माजरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, फिर कोई ऐसी टिप दे सकते हो जिससे इस बारे में कोई हतमी मालूमात हासिल की जा सके? इमरान ने कहा। तुम्हारे फोन आने से पहले मैं खुद इस बारे में सोचता रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि इसराइल के डॉक्टर हारेंग को यकीनन इस बारे में हतमी मालूमात हासिल होंगी, हसन लबीब ने जवाब दिया। डॉक्टर हारंग, वो कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। चंद साल पहले डॉक्टर हारंग इसराइल का सबसे बड़ा साइंसदान था, लेकिन फिर एक हादसे के दौरान इसकी दोनों आंखें ज़ाया हो गईं और सर में भी शदीद चोट आई, जिससे इसका जहनी तवाज़न भी किसी किसी वक्त अचानक कुछ देर के लिए दरहम बरहम हो जाता है और वो आंखों से देख भी नहीं सकता। इसलिए हुकूमत ने इसे रिटायर कर दिया है। अब इससे इंतहाई ज़रूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिर्फ मशवरे किए जाते हैं। और ये भी बता दूं कि डॉक्टर हारंग का हमेशा से खास मौजू भी तैयारा साजी ही रहा है। इसलिए हो सकता है कि डॉक्टर हारंग को इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर हो, हसन लबीब ने जवाब दिया। ये हारंग रहता कहाँ है? इमरान ने पूछा। तिल अबीब से मशरिक की तरफ तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गाँव है जिसे अल्जौफ कहा जाता है। डॉक्टर हारंग को हुकूमत की तरफ से अल्जौफ में वसी किता अराजी दिया गया है, जिसके अंदर एक शानदार कोठी तामीर कराई गई है। ये पूरा इलाका फलों के बागात से भरा हुआ है। डॉक्टर हारंग वहीं रहता है। वैसे वह इंतहाई दौलतमंद यहूदी है और एक्रीमिया में इसकी कारोबारी सरमायाकारी भी है, इसलिए वो शाहाना अंदाज में रहता है। इसे बेशुमार मुलाजिम रखे हुए हैं, हसन लबीब ने तफसील बताते हुए कहा। इसका कोई फ़ोन नंबर? इमरान ने पूछा। इंक्वायरी से मालूम हो सकता है, मुझे ज़ाती तौर पर तो मालूम नहीं है, हसन लबीब ने कहा। ओके, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया। जैसे ही इसने क्रेडल दबाया, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने चौंक कर हाथ क्रेडल से उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। सोले बोल रहा हूँ प्रिंस, दूसरी तरफ से सोले की तेज तेज आवाज़ सुनाई दी। खैरियत? तुम्हारा लहजा बता रहा है कि कोई खास बात हो गई है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। प्रिंस, हमारे ग्रुप के खास आदमी आतिफ को GP5 ने अगवा कर लिया है। हम इसे ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसे कहाँ ले जाया गया है। वैसे तो आतिफ इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि यहूदी दरिंदे इसकी ज़बान खुलवा लें। और जिस कोठी में आप मौजूद हैं,
इसका इंतजाम आतिफ के पास ही था, इसलिए आतिफ को मालूम है कि आप इस कोठी में मौजूद हैं। आप ऐसा करेंगे फौरी तौर पर ये कोठी छोड़ दें, इसके अंदर मौजूद सामान वहीं रहने दें। मेरे आदमी वहां पहुंचकर इसे एडजस्ट कर लेंगे। आप इसकी जगह बार्कले कॉलोनी की कोठी नंबर 17A ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। इस कोठी के बारे में सिर्फ मुझे इल्म है और किसी को भी इल्म नहीं है। इसे मैंने इंतहाई हंगामी हालात के लिए अपने लिए महफूज रखा है। वहाँ आपको आपके मतलब की तमाम चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। इस कोठी पर मेरा एक आदमी मौजूद है जिसे मैं अभी बुलवा लेता हूँ। फाटक लॉक नहीं होगा, सिर्फ बंद होगा। आप इसे खोलकर अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ से सौलेह ने तेज लहजे में कहा। कितना वक्त हो गया आतिफ को अगवा हुए? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मुझे अभी अभी इसकी इत्तला मिली है। इसे अगवा हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है, सौलेह ने जवाब दिया। इस कोठी से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता भी है? इमरान ने पूछा। हाँ है, और इसके बारे में आपके आदमी सफदर को मैंने तफसील बता दी थी, सौलेह ने जवाब दिया। अब मुझे भी बता दो, इमरान ने कहा तो सौलेह ने उसे तफसील बता दी। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो अभी कुर्सी से उठा ही था कि उसे बाहर कोठी का फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो पोर्च में पहुंचा तो उसने देखा कि तनवीर फाटक बंद कर रहा था और पोर्च में कार रुक रही थी जिसमें सफदर और दूसरे साथी मौजूद थे। चंद लम्हों बाद सफदर और बाकी साथी कार से नीचे उतर आए, जबकि तनवीर भी फाटक बंद करके वापस पोर्च में पहुंच गया। फाटक अंदर से बंद ना किया गया था, इसलिए उन्होंने इसे खोल लिया था। इमरान साहब, सफदर ने आगे बढ़कर इमरान से मुखातिब होकर कुछ कहना चाहा। बातें बाद में होंगी, तुम लोग बर्वक्त पहुंचे हो, फौरी तौर पर अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलने की करो, क्योंकि किसी भी लम्हे GP5 का कर्नल डेविड कोथी की ईंट से ईंट बचा सकता है। इमरान ने हाथ उठाकर इसकी बात टोकते हुए कहा तो वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या क्या मतलब? लेकिन इन्हें इसका इल्म कैसे हो गया? सफदर ने हैरान होकर पूछा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बातें बाद में होंगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो सब कोठी के एक खुफिया रास्ते से कोठी से निकलकर उकबी कोठी में पहुंच चुके थे। ये कोठी खाली थी और इस पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा हुआ था। अलबत्ता इसके बंद गैराज में एक स्टेशन वैगन मौजूद थी। इमरान ने वैगन को चेक किया तो इसकी टैंकी भी पेट्रोल से भरी हुई थी और वो स्टार्ट भी थी। शायद इसे हंगामी हालात की वजह से रखा गया था। चंद लम्हों बाद वो सब इस स्टेशन वैगन में सवार इस कोठी से निकले और तेजी से आगे बढ़ते चले गए। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त इमरान था, जबकि साइड सीट पर जूलिया मौजूद थी और उकबी सीटों पर सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील मौजूद थे। उकबी सीट के पीछे 2 स्याह रंग के थैले भी मौजूद थे। तनवीर ने आते हुए कार की डिग्गी में मौजूद डायनामाइट वायरलेस चार्जर, जो एक स्याह रंग के बड़े थैले में पैक था, कार से निकाल लिया था और अब ये डायनामाइट वायरलेस चार्जर भी उकबी तरफ दोनों स्याह रंग के थैलों के साथ रखा हुआ था। स्टेशन वैगन खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। आखिर हुआ क्या है? अचानक जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। फिलहाल खामोश रहो, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा और जूलिया होंठ भेजकर खामोश हो गई। तकरीबन 40 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वह एक और नौ तामीर शुदा रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुए और चंद लम्हों बाद इमरान ने स्टेशन वैगन एक कोठी के बंद गेट के सामने जाकर रोक दी। तनवीर, नीचे उतरकर फाटक खोल दो, ये अंदर से लॉक नहीं है, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर से हिलाता हुआ नीचे उतरा और वाकई जैसे ही इसे फाटक को दबाया, फाटक खुलता चला गया और इमरान स्टेशन वैगन को अंदर ले गया। कोठी का वसी पोर्च खाली था। इमरान ने स्टेशन वैगन पोर्च में रोकी और फिर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। इसके बाकी साथी भी इसकी तरह खामोशी से नीचे उतर आए थे। इसी लम्हे फाटक बंद करके तनवीर भी पोर्च में आ गया। कैप्टन शकील, तुम इस स्टेशन वैगन को वापस इसी कोठी में छोड़ाओ, लेकिन ख्याल रखना अगर वह हंगामी हालात हुए तो फिर नज़दीक जाने की बजाय स्टेशन वैगन को किसी भी सिनेमा पार्क या पब्लिक पार्किंग में ले जाकर छोड़ देना और ख़ुद वापस आ जाना। लेकिन ताकुब का तुमने बहरहाल ख्याल रखना है। ये बाकले की कॉलोनी की कोठी नंबर 17A ब्लॉक है, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अपना सामान उतार लो, इमरान ने बाकी साथियों से कहा और वो सब तेजी से मुड़े और उन्होंने वैगन में मौजूद दोनों स्याह थैले और इसके साथ ही डायनामाइट का वायरलेस चार्जर वाला थैला भी उतार लिया। तो कैप्टन शकील ने स्टेशन वैगन को स्टार्ट किया और फिर बैक करके इसे मोड़ा और फाटक की तरफ ले गया। तनवीर ने एक बार फिर जाकर फाटक खोल दिया और कैप्टन शकील जब वैगन को फाटक से बाहर ले गया तो तनवीर ने फाटक बंद करके इसे अंदर से लॉक किया और फिर वापस पोर्च की तरफ आ गया। आओ, अब बैठकर इत्मीनान से बातें होंगी, हम फौरी खतरे से बाहर आ गए हैं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो सफदर और तनवीर ने वैगन से उतारे हुए थैले उठाए और फिर वो सब कोठी के अंदरूनी तरफ बढ़ गए। ये अचानक कैसे खतरा पैदा हो गया था?
सफदर ने सिटिंग रूम में पहुंचकर कुर्सियों पर बैठते ही कहा तो इमरान ने इसे सौले के फोन के आने के बारे में तफसील बता दी। ओह वाकई, ये तो इंतहाई खतरनाक मसला था। बहरहाल इमरान साहब, एक और अहम मसला भी सामने आया है कि जिन पहाड़ियों के नीचे आप लॉन्गबर्ड की फैक्ट्री या लेबोरेटरी समझ रहे थे, वहाँ कुछ भी नहीं है। सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो कैसे? इमरान ने हैरान होकर पूछा तो सफदर ने तनवीर की प्लानिंग से लेकर जूलिया की इस कर्नल क्लार्क के साथ बातें और फिर इस फाइल से इसकी बात की तस्दीक की सारी बात बता दी। इसके साथ ही वो फाइल भी इसे इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने फाइल खोलकर इसमें मौजूद कागजात को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। गुड शोर जूलिया, तुमने इंतहाई जहानत से एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। इस बार वाकई इसराइल के सदर ने हमें अहमक बना दिया है। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। तनवीर तो मुझसे बाकायदा नाराज हो गया था कि मैंने कर्नल क्लार्क के सामने लचकदार किरदार का मुजाहिरा क्यों किया है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो अभी यही कहता हूँ, तनवीर ने सपाट से लहजे में कहा। तनवीर का मिजाज ही ऐसा है, इसलिए तो मैं इससे डरता हूँ, वरना अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं इसकी परवाह किए बगैर अब तक सर पर सहरा सजा चुका होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया तो सिर्फ मुस्कुरा दी, जबकि सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस सोचने तक ही महदूद रहना, वरना, तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। चलो शुक्र है, कुछ तो लचक आई तनवीर के मिजाज में। वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि पत्थर में जोंक लगने में देर होती है, जब लग जाए तो बेचारा पत्थर बहरहाल एक रोज खोखला होकर ले जाता है। इमरान ने जवाब दिया और एक बार फिर सफदर और जूलिया बेख्तियार हंस पड़े, जबकि तनवीर भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, आपने इस हसन लबीब से बातचीत की थी, इसका कोई जवाब मिला? सफदर ने कहा। हाँ, और ये जवाब माजरत पर मुश्तमिल था, क्योंकि सदर की सेक्रेटरी को भी इसके बारे में इल्म नहीं है और ना ही वहाँ किसी और को इसका इल्म है। इसका मतलब है कि इस बार सदर ने इस बात को वाकई सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद रखा है। यही वजह है कि हम भी बज़ाहिर धोखा खा गए। अगर तनवीर ये अहमकाना मंसूबा ना बनाता तो शायद हमें आखिरी लम्हे तक इस ड्रामे का इल्म ना हो सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या मेरा मंसूबा अहमकाना था? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर वहाँ लेबोरेटरी या फैक्ट्री मौजूद होती तो इससे ज़्यादा अहमकाना मंसूबा और नहीं हो सकता था। तुम सब पके हुए फलों की तरह उनकी गोद में जागे थे, और अगर जूलिया अपनी जहानत से इस कर्नल क्लार्क को अहमक बनाकर असल बात ना उगलवा लेती और ये फाइल ना मिल जाती तो ये बात यकीनी थी कि तुम वहाँ धमाका करने की कोशिश करते और नतीजा ये होता कि तुम वहाँ से किसी भी सूरत में निकल ना सकते। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी उभर आई थी। इमरान साहब, जो हो गया सो हो गया। कम से कम तनवीर के इस डायरेक्ट एक्शन की वजह से हम एक बहुत बड़े अलमिये से दो चार होने से बच गए हैं। सफदर ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है। अगर तनवीर ये प्लान ना बनाता तो यकीनन हम इस पर हमला आवर होते और फिर हमारी लाशें ही प्रेसिडेंट हाउस पहुंचती। इस लिहाज से देखा जाए तो तनवीर ने वाकई काम दिखाया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब असल स्पॉट का इल्म कैसे होगा? सफदर ने कहा। कैसे होना है? प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर इसराइल के सदर को पकड़ लेते हैं, वो खुद ही बताएगा, तनवीर ने कहा तो इमरान के साथ साथ बाकी साथी भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। क्या मैंने गलत कहा है? जब सदर के अलावा और किसी को मालूम ही नहीं है तो फिर सदर से ही पूछा जा सकता है, तनवीर ने सबको मुस्कुराते देखकर गुस्सीले लहजे में कहा। वैसे तनवीर की बात इस हद तक दुरुस्त है कि जब सदर के अलावा और किसी को इसका इल्म ही नहीं है तो फिर सदर से ही पूछा जा सकता है, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए। जूलिया ने कहा तो तनवीर का सता हुआ चेहरा यकलख्त खेल उठा, जबकि इमरान मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठा और इसने एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हारन का कोई ज़ाती फ़ोन नंबर हो तो बताएं, वो कस्बा अल-जौफ में रहते हैं। इमरान ने आवाज़ बदलकर बात करते हुए कहा। 1 मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद ऑपरेटर ने एक नंबर बता दिया और इमरान ने इसका शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो ऑपरेटर ने इसे बताए थे। यस, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ग्रेटलैंड से डॉक्टर होप नेल्सन डॉक्टर हारंग से बात करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं डॉक्टर होप नेल्सन का सेक्रेटरी स्ट्रंग बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, मैं डॉक्टर हारंग से मालूमात हासिल करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो मिस्टर स्ट्रंग, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद वही आवाज़ सुनाई दी। यस, आप जैसी खूबसूरत और मुतरन्नम आवाज़ वाली लाइन में मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ, इमरान ने कहा। इस तारीफ का शुक्रिया मिस्टर स्ट्रिंग।
लेकिन डॉक्टर हारंग माजरत ख्वाह हैं कि वो बवजह बीमारी किसी से बात नहीं कर सकते। इन्हें डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया हुआ है। दूसरी तरफ से कहा गया, डॉक्टर होप नेल्सन की बात चाहे आपके डॉक्टर हारंग से हो या ना हो, कम से कम मेरी तो आपसे बात हो रही है ना मिस। इमरान ने एक बार फिर ऐसे लहजे में कहा जैसे वो वाकई दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ पर रेशा खत्मी हो रहा हो। मेरा नाम मारिया है मिस्टर स्ट्रिंग। वैसे मुझे अफसोस है कि मैं आपके डॉक्टर साहब की बात नहीं करा सकी। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, कोई बात नहीं, बेहद शुक्रिया। अगर मेरा इसराइल आना हुआ तो आपसे मुलाकात कहाँ हो सकेगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपका आने का प्रोग्राम बन जाए तो इसी नंबर पर बात कर लें। मारिया ने जवाब दिया तो इमरान बे इख्तियार हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि शायद आज रात ही मुझे आना पड़ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर होप नेल्सन कोई खास पैगाम डॉक्टर हारंग तक पहुंचाने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं किसी लॉन्ग बर्ड के सिलसिले में, वरना इन्हें तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए हो सकता है कि वो मुझे पैगाम देकर फौरन भिजवा दें। इमरान ने कहा, लॉन्ग बर्ड, ये क्या चीज़ है? दूसरी तरफ से मारिया ने चौंक कर कहा, लेकिन इमरान फौरन ही समझ गया कि मारिया का लहजा मसनूई है। मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है। डॉक्टर होप अपने किसी साथी से जिक्र कर रहे थे, शायद किसी मखसूस साख्त के तैयारे का नाम हो, क्योंकि डॉक्टर होप का भी खास मौजूद डॉक्टर हारंग की तरह तैयारा साजी ही रहा है। इमरान ने कहा, ओह ओह, आप एक बार फिर होल्ड करें, मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ, शायद वो बात करने पर आमादा हो जाए। दूसरी तरफ से मारिया ने इस बार बेचैन से लहजे में कहा तो इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। हेलो हेलो मिस्टर स्ट्रिंग। चंद लम्हों बाद खामोशी के बाद मारिया की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस मिस मारिया, कहीं मेरा इसराइल आने का स्कोप तो ख़त्म नहीं हो गया? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मारिया बेख्तियार हंस पड़ी। सॉरी, डॉक्टर हारंग ने कहा है कि वो किसी लॉन्ग बर्ड के बारे में नहीं जानते, और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर होप साहब से कह दें कि इस सिलसिले में इससे किसी किस्म का राब्ता ना किया जाए। मारिया ने जवाब दिया और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये क्या सिलसिला है इमरान साहब? सफदर ने कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो सब चौंक पड़े। कैप्टन शकील है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने सर हिला दिए और चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील कमरे में दाखिल हुआ। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वहाँ दो पार्टियां कोठी पर कब्जे के लिए आपस में टकरा चुकी हैं। एक तो GP5 है और दूसरी डोमेरी का ग्रुप है। कैप्टन शकील ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो इमरान चौंक पड़ा। डोमेरी ग्रुप, वो भी वहाँ पहुँच गया? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, GP5 से पहले वो ग्रुप वहाँ पहुँचा। उन्होंने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फाइल किए, लेकिन इससे पहले कि वो कोठी के अंदर दाखिल होते, कर्नल डेविड भी GP5 के साथ वहाँ पहुँच गया। कर्नल डेविड वहाँ डोमेरी को देखकर हत्थे से उखड़ गया, लेकिन जब डोमेरी ने इसे सदर मुमलिकत से बात करने की धमकी दी तो वो खामोश हो गया। फिर दोनों इकट्ठे ही कोठी में दाखिल हुए, लेकिन कोठी खाली थी, इसलिए दोनों ही मुंह लटकाए हुए बाहर आ गए। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, पूरी तफसील बताओ। GP5 वाली बात तो ठीक है कि वो किसी आतिफ की वजह से वहाँ पहुँच गए, लेकिन डोमेरी वहाँ कैसे पहुँच गई? ये इंतहाई अहम मामला है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, ये ग्रुप हमारी हिमाकत की वजह से वहाँ पहुँचा है, कैप्टन शकील ने कहा तो सब इख्तियार उछल पड़े। क्या कह रहे हो कैप्टन शकील? सफदर ने हैरान होते हुए पूछा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सफदर, ये लोग लॉर्ड रेस्टोरेंट से हमारे पीछे लगे थे और हमारे साथ ही ये कोठी तक पहुँचे। हम अगर खुफिया रास्ते से कोठी से बाहर ना आते तो सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ होती। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर, तनवीर और जूलिया तीनों के चेहरों पर हैरत के शदीद तासुरात उभर आए। लेकिन तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म हुआ? इमरान ने कहा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कोठी GP5 के आदमियों के घेरे में थी। GP5 की गाड़ियाँ चूंकि दूर से ही नजर आ गई थीं, इसलिए मैंने स्टेशन वैगन आगे ले जाने की बजाय दूसरी सड़क पर मोड़ दी। मेरे पास मास्क मौजूद था, चुनाचे मैंने मास्क चेहरे और मुंह पर चढ़ा लिया, कोट उतारकर वैगन ही में रखा और नीचे उतरकर आगे बढ़ गया। मैं सही सूरत हाल का तज्जिया करना चाहता था। वहाँ जाकर मुझे जब मालूम हुआ कि GP5 से पहले एक प्राइवेट टीम वहाँ पहुँची है तो मैं बेहद हैरान हुआ। इसके बाद जब मैंने कर्नल डेविड के साथ डोमेरी को भी कोठी से बाहर आते देखा तो फिर समझ गया कि प्राइवेट टीम से क्या मतलब था। डोमेरी के साथ एक और नौजवान लड़की भी थी। फिर मैंने इसके आदमियों को चेक कर लिया। मैं खुद इस बात पर हैरान था कि डोमेरी और इसके आदमी वहाँ कैसे पहुँच गए हैं। मैं वापस आया और स्टेशन वैगन में बैठ गया। मैं एक बार फिर वहाँ गया और फिर मैंने एक आदमी को कोठी के सामने एक कूड़े के ड्रम के उकुब में छुपे हुए देख लिया। इसका अंदाज बता रहा था कि वो हमारी ही टाइप का आदमी है, लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक GP5 से ना था। मैं वैसे ही टहलते हुए वहाँ पहुँच गया। जरा सी साइड थी, फिर मैं अचानक इस पर झपट पड़ा।
और चंद लम्हों बाद मैंने इसे बेहोश करके घसीट कर एक छोटी सी दीवार के उकुब में डाल दिया और वापस आ गया। थोड़ी देर बाद GP5 और डोमेरी के साथी कारों में बैठकर वापस चले गए। वो सब इकट्ठे हो गए थे। चुनाचा मैंने स्टेशन वैगन लेकर वहां गया और फिर इस बेहोश पड़े हुए आदमी को उठाकर खामोशी से वैगन में डाला और मैं वैगन लेकर वापस इसी कोठी में पहुंच गया जहां से हमने वैगन हासिल की थी। वहीं वैगन को गैराज में रोकने के साथ साथ इस आदमी से भी पूछगछ की। खासी तगुदो के बाद इसने जबान खोली। तब पता चला कि इसका ताल्लुक किसी ड्यूक ग्रुप से है और इस ड्यूक ग्रुप को डोमेरी ने खुसूसी तौर पर कार्मन से बुलवाया है और इसका हेडक्वार्टर रेम्बो कॉलोनी की कोठी नंबर 13A ब्लॉक में है। लेकिन रेड फ्लैग हाउस में डोमेरी की साथी कैथी रहती है जिसका यहाँ धंधा मुखबरी करने का है। इस कैथी के आदमियों ने लॉर्ड रेस्टोरेंट में हमारे कदोकामत से हमें पहचान लिया और फिर उन्होंने इंतहाई मोहतात अंदाज में हमारी निगरानी की, लेकिन हमें इसका इल्म न हो सका। सफदर और तनवीर असलाह मार्केट गए तो इनकी अलहदा निगरानी की गई और मैं और मिस जूलिया फॉल हिल्स पार्क गए तो वहाँ भी हमारी निगरानी की गई और इसके बाद ये ग्रुप हमारा ताकुब करता हुआ इस कोठी तक पहुँच गया। हम तो अंदर दाखिल होकर खुफिया रास्ते से निकल गए जबकि ये यही समझते रहे कि हम अंदर मौजूद हैं। चुनाचा डोमेरी इस ड्यूक ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच गई और उन्होंने अंदर बेहोश कर देने वाले कैप्सूल फायर किए। लेकिन इससे पहले कि ये अंदर दाखिल होते GP5 समेत कर्नल डेविड वहां पहुंच गया। कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा, अब वो आदमी कहाँ है? इमरान ने पूछा। मैंने उसका खात्मा कर दिया है और इसे वहीं छोड़ दिया है क्योंकि इस हालत में इसे बगैर सवारी के बाहर नहीं निकाला जा सकता था, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन इस तरह तो वो कोठी भी मशकूक हो जाएगी। बहरहाल ठीक है, मैं सवाले से बात करके इसे कह दूंगा कि वो वहां से इस आदमी की लाश हटा दे, इमरान ने कहा। कैप्टन शकील, जो कुछ तुमने बताया है इसके बाद तो मुझे अपने आप पर हैरत हो रही है कि हमें निगरानी और ताकुब का मामूली सा भी एहसास नहीं हो सका। हालांकि मैं इस मामले में खासा चौकन्ना भी रहा हूँ, सफदर ने कहा। इसी बात पर मुझे भी हैरत हो रही है। बहरहाल ऐसा हुआ है। अगर इमरान साहब हमें फौरी तौर पर वहां से ना निकाल लाते तो इस बार हम यकीनन इनके हाथ लग चुके थे, कैप्टन शकील ने कहा। इसका मतलब है कि अब हमें मजीद मोहतात हो जाना चाहिए, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान साहब, अब टारगेट का क्या होगा? सफदर ने कहा। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी पड़ेगी, शायद कोई टिप मिल जाए, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसे एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही मारिया की आवाज़ सुनाई दी। स्ट्रिंग बोल रहा हूँ मिस मारिया, इस वक्त से मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन राब्ता ही ना हो रहा था। आपने तो इस तरह फ़ोन बंद कर दिया जैसे आपको मेरी आवाज़ पसंद ना आई हो। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप जैसी खूबसूरत और मुतरन्नम आवाज़ बहुत कम सुनने में आती है, लेकिन अब मेरी आवाज़ इतनी भद्दी भी नहीं है कि आप इसे सुनना ही बंद कर दें, इमरान ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। सॉरी मिस्टर स्ट्रिंग, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान मुझे ड्यूटी के अलावा बात करने की फुर्सत नहीं है, मारिया ने बेहद सर्द लहजे में कहा। चलिए अब वो वक्त बता दीजिए जब ड्यूटी ऑफ हो जाए ताकि कुछ देर तो आपकी आवाज़ सुन सकूं, इमरान ने कहा। आई एम सॉरी, दूसरी तरफ से पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये लोग सीधे हाथ काबू नहीं आएंगे, इमरान ने कहा और क्रेडल दबाकर इसने एक बार तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एक बार फिर मारिया की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक फ़ोन लाउडर का बटन दबा हुआ था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, इमरान ने आवाज़ और लहजा बदलते हुए कहा। ओह यस सर, हुक्म सर, मारिया ने इस बार इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। प्रेसिडेंट साहब की बात करें डॉक्टर हारंग से, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मारिया ने कहा। हेलो डॉक्टर हारंग बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक और मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हारंग, हमें इत्तला मिली है कि ग्रेटलैंड से किसी डॉक्टर होप नेल्सन ने कॉल की है और इस कॉल में लॉन्ग बर्ड का जिक्र आया है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, लेकिन सर मैंने डॉक्टर होप नेल्सन से बात की ही नहीं। इसके सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था कि ग्रेटलैंड का डॉक्टर होप नेल्सन मुझसे बात करना चाहता है। मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा तो मैंने हिदायत के मुताबिक बात करने से इनकार कर दिया, जिस पर इनके सेक्रेटरी ने कहा कि डॉक्टर होप नेल्सन लॉन्ग बर्ड के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे बात की लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया क्योंकि आपकी दी हुई हिदायत मुझे मालूम है, डॉक्टर हारंग ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ये डॉक्टर होप कौन है और इसे लॉन्ग बर्ड के बारे में कैसे इल्म हो गया, इमरान ने पूछा। डॉक्टर होप नेल्सन ग्रेटलैंड के इंतहाई मशहूर साइंसदान हैं, तैयारा साजी में पूरी दुनिया में अथॉरिटी समझे जाते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इन तक लॉन्ग बर्ड की बात कैसे पहुंच गई। आप अगर इजाज़त दें तो मैं खुद बात करके इनसे पूछ लूं, डॉक्टर हारंग ने कहा। नहीं डॉक्टर हारंग, आपने कतई इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। आपकी पोजीशन इस वक्त बेहद नाजुक है, अगर किसी को इस बारे में मालूम हो गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है।
आपने इस सिलसिले में कतई कोई बात नहीं करनी। और ये आपकी सेक्रेटरी कहाँ रहती है? इमरान ने पूछा। जी, अब तो वो गुज़िश्ता 1 माह से यहीं रहती है। वैसे तो तेल अबीब की रहने वाली है, डॉक्टर हारन ने कहा। तेल अबीब में इसकी रिहाइशगाह कहाँ है? इसकी क्या तफसील है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तसल्ली कर सकूँ कि वो वहाँ अकेली रहती है या इसके लवाहिकीन भी इसके साथ रहते हैं। इमरान ने कहा। सर, वो तेल अबीब के पार्क प्लाजा के फ्लैट नंबर 18 में अकेली रहती है। वो तवील अरसे से मेरी सेक्रेटरी है, इंतहाई वफादार और मुहिब्बे वतन है। मेरे साथ ही यहाँ आई है। आप इसकी तरफ से कतई बेफिक्र रहें, डॉक्टर हारन ने कहा। सॉरी डॉक्टर हारन, अब जबकि वो लॉन्ग बर्ड के सिलसिले में बाहर की कॉल वसूल कर चुकी है, अब इसका आपके साथ रहना मुमकिन नहीं है। आप फौरी तौर पर अपनी सेक्रेटरी बदल लें और अपनी इस सेक्रेटरी को फौरी तौर पर वापस इसके फ्लैट में भिजवा दें। जब तक लॉन्ग बर्ड का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो जाता, इस वक्त तक वो वहीं रहेगी। अलबत्ता इसकी तनख्वाह और अलाउंसेस बाकायदा इसे मिलते रहेंगे। इस मामले में 1% रिस्क नहीं दिया जा सकता, इमरान ने कहा। यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी सर, डॉक्टर हारन ने जवाब दिया। आप अपनी सेक्रेटरी को फौरन फारिग कर दें और इसे इसी वक्त वापस भी भिजवा दें। थैंक यू, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसे रिसीवर रख दिया। मुझे इस सेक्रेटरी के लॉन्ग बर्ड के नाम पर चौंकने से शक पड़ा था, लेकिन अब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि हमारा टारगेट डॉक्टर हारन की लेबॉर्ट्री है, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा। ये डॉक्टर हारन कौन है और इसका पता आपको कैसे चला? सफदर ने हैरान होते हुए कहा। ये टिप हसन लबीब ने दी थी, इमरान ने जवाब दिया। अरे हाँ, ये हसन लबीब कौन है? आज से पहले तो इसका नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन तुम इससे इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा पुराना दोस्त हो, जूलिया ने चौंक कर कहा। हसन लबीब फ़लस्तीनी है और साथ ही वो हुकूमत इसराइल के एक अहम ओहदे पर फाइज है, लेकिन दरपर्दा वो शाकिर सरात का ख़ास आदमी है और इंतहाई आला इसराइली हकाम की मुखबरी भी करता है। हुकूमत में इसका ओहदा सदर मुमलिकत के मुशीर का है। फ़लस्तीनी अमूर का मुशीर है, लेकिन बज़ाहिर इसने यहाँ एक नाइट क्लब बनाया हुआ है। औरतों से ताल्लुकात बना लेने और इनसे राज हासिल करने में वो माहिर है। शाकिर सरात साहब ने एक बार इसका रेफरेंस दिया था और मेरी इससे बात हुई थी। खासा बेतकल्लुफ़ आदमी है, इसलिए वो फ़ौरन ही बेतकल्लुफ़ हो गया। पहले मुझे इससे रब्ता की कभी ज़रूरत ना पड़ी थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि शायद सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के ज़रिए टारगेट कन्फर्म हो जाए, इसलिए मुझे मजबूरन इससे रब्ता करना पड़ा था। जब इसने नाकामी की रिपोर्ट दी तो मेरे पूछने पर इसने डॉक्टर हारन की टिप दी। इसके कहने के मुताबिक डॉक्टर हारन इसराइल का बड़ा मशहूर साइंसदान है, लेकिन एक हादसे में इसकी आंखें ज़ाया हो गई तो इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब भी अहम मामलात में इसे मशवरा लिया जाता है और वो तेल अबीब के मशरिक की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई कस्बा अल-जौफ में रहता है। चुनांचे मैंने इससे बात की। डॉक्टर होप नेल्सन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो वाकई इंतहाई मारूफ साइंसदान है और इनका ताल्लुक भी तैयारा साजी से ही है, जबकि बकौल हसन लबीब डॉक्टर हारन का ताल्लुक भी तैयारा साजी से ही रहा है। इसलिए मेरा ख्याल था कि डॉक्टर हारन डॉक्टर होप नेल्सन से बात करने पर आमादा हो जाएगा और शायद वो डॉक्टर होप नेल्सन को कोई टिप बातों ही बातों में दे दे। लेकिन जब डॉक्टर हारन ने डॉक्टर होप नेल्सन जैसे साइंसदान से भी बात करने से इनकार कर दिया तो मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने जानबूझकर सेक्रेटरी मारिया से लॉन्ग बर्ड की बात की और इसके रद्द-ए-अमल ने मुझे बता दिया कि डॉक्टर हारन का ताल्लुक बहरहाल लॉन्ग बर्ड से है। लेकिन जब मारिया और डॉक्टर हारन किसी भी तरह बात करने पर आमादा ना हुए तो मजबूरन मुझे इसराइली सदर बनकर बात करना पड़ी, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुमने इसकी सेक्रेटरी की छुट्टी क्यों करा दी? इसका क्या फ़ायदा? जूलिया ने कहा। मुझे वाकई इसकी आवाज़ और लहजा बेहद पसंद आया है और मुझे यकीन है कि खूबसूरत आवाज़ की मालिका खुद भी यकीनन खूबसूरत होगी और जब तक वो यहाँ ना आएगी जाहिर है इससे मुलाकात की कोई सबील कैसे पैदा हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या खूबसूरती है इसकी आवाज़ में? बताओ मुझे। आम सी आवाज़ है, क्या है इसमें जो तुम इस तरह मरे जा रहे हो? जूलिया ने होंठ काटते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तो सफदर ने मायने खेज नजरों से कैप्टन शकील की तरफ देखा और कैप्टन शकील बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हें किसी औरत की आवाज़ की खूबसूरती का क्या पता? ये बात हम मर्दों से पूछो। क्यों तनवीर, तुम बताओगे मारिया की आवाज़ में क्या खूबसूरती है, क्या असर है, क्या हुस्न है, क्या सहर है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो इसमें कोई खूबसूरती महसूस नहीं हुई, भारी सी आवाज़ है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आवाज़ वाली खूबसूरत है या नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कीड़े ज़रूर पड़ गए हैं, समझे, और मैं इन कीड़ों को झाड़ना अच्छी तरह जानती हूँ, जूलिया ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। मिस जूलिया, आखिर आपको क्या हो जाता है? आप इतनी समझदार होने के बावजूद जानबूझकर ऐसी बातें करना शुरू कर देती हैं। आप इमरान साहब की स्कीम को यकीनन समझ गई होंगी कि वो इस मारिया की छुट्टी कराकर इसे तेल अबीब पहुँचाना चाहते हैं ताकि यहाँ इसे ट्रेस करके इससे वहाँ की मालूमात हासिल की जा सकें, और आप इस बात को समझने के बावजूद गुस्सा खा रही हैं। इस बार सफदर ने कदरे छिंझिलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन इसका क्या एतबार कि क्या ये सच कह रहा है और क्या झूठ?
जूलिया ने कदर खफीफ होते हुए कहा, इमरान साहब, अगर हारंग ने सदर साहब से बात कर ली तब? कैप्टन शकील ने कहा, तो फिर यही हो सकता है कि वो मारिया को वापस नहीं भिजवाएगा। इस सूरत में मुझे ही इससे मुलाकात के लिए वहां जाना पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सब बेइख्तियार हंस पड़े। आपने मारिया के सिलसिले में क्या प्लान बनाया है? ये जरूरी नहीं कि वो इसी फ्लैट में वापस आए, सफदर ने कहा। मौजूदा हालात में तो कोई चीज़ भी जरूरी नहीं है, सब कुछ सिर्फ इम्कानात पर मुनहसर है, इमरान ने जवाब दिया। अगर आप इजाज़त दें तो हम इस फ्लैट में पहले ही से पहुँच कर बैठ जाएं, सफदर ने कहा। इसे वहाँ से आने में कुछ वक्त लगेगा। ये भी हो सकता है कि वो कल तक यहाँ पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार दीवारी के अंदर ही रहें, क्योंकि इस वक्त GP5 और डोमेरी ग्रुप दोनों पागल कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे होंगे। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो सब साथियों ने असबात में सर हिला दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।